हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे बात करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और जो हमारा वीडियो था उसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में जो अ के रूप में हमारा है यानी क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें अ के रूप में जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि को समझाए। ध्यान देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्वेश्चन है हमारा। प्लास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि है ना, की निर्माण विधि प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि को समझाइए हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या समझानी है हमें? निर्माण विधि को समझाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि समझानी, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो क्या किस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस, अच्छा मैं पहले आपको बता दूं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसकी शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में POP भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो अगर आ जाता है POP की निर्माण विधि को समझाए तब भी आपको समझ जाना है, ठीक है ना। तो कैसे इसका निर्माण होता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका निर्माण करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं कि जो जिप्सम होता है यानी कि CaSO4.2H2O, ये होता है दोस्तों जिप्सम। क्या होता है ये? जिप्सम। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। कितने? 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं और गर्म करने पर हमारे पास बनता है CaSO4.12H2O, ठीक है ना। यानी कि जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर, ध्यान देना बच्चों, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर POP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? POP, इट मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर जल निष्कासित होता है, H2O, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है दोस्तों कि अच्छा आप आंसर कैसे देना है, POP का निर्माण या प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि को समझाए तो आपको आंसर देना है कि जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और उसके बाद आपको ये रिएक्शन दे देना है, ये रिएक्शन आपको यहाँ पर देना है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको कुछ एक दो और बातें बताता हूँ दोस्तों साथ के साथ, ताकि क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि POP का रासायनिक नाम बताइए, ध्यान देना, POP का रासायनिक नाम बताइए तो आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट। मैं बता देता हूँ यहीं पर, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है ना, अर्धहाइड्रेट या हम कह सकते हैं हेमीहाइड्रेट बच्चों, ये ध्यान दो। ये लेकिन ये तभी देना है जब वो पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए, बिना मतलब नहीं देना। अगर क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि को समझाइए तो आपको लिखना है, ध्यान देना कि जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और उसके बाद ये वाली रिएक्शन आपको लिख देनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। लेकिन वो कहता है, अगर आंसर में आता है, क्वेश्चन में आता है दोस्तों कि POP का रासायनिक नाम बताइए तो आपको लिखना है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। तो ये आपको आंसर में याद रखना होगा। इसके लिए अगर आगे और भी अगर क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक और मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर एक लाइन ध्यान रखना दोस्तों, वैसे मैंने आपको इसके ऊपर पूरा वीडियो बना करके दे रखा है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा कि जिप्सम का जो मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण है वो सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया, इसलिए इसका नाम इसको क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, यानी ब के रूप में अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि
बेकिंग सोडे, बेकिंग सोडे है ना, ध्यान देना, बेकिंग सोडे की निर्माण विधि, बेकिंग सोडे की निर्माण विधि को समझाइए, निर्माण विधि को समझाइए। अगर ऐसा जाता है तो क्या आंसर लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना। बेकिंग सोडे की निर्माण विधि को हमें समझाना है। किसको समझाना है दोस्तों, बेकिंग सोडे की निर्माण विधि को समझाना है। तो ध्यान देना कैसे बेकिंग सोडे का निर्माण कैसे किया जाता है। तो पूरा ध्यान आपको इधर ही रखना है बोर्ड पे, है ना, यानी पूरी निगाहें, पूरा जो अंदर का जो आत्मा है उसी को फ्रंट पे यानी सामने रख करके आपको देखना है, समझना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा, समझिएगा बेकिंग सोडे का अपन निर्माण कैसे करेंगे। तो बच्चों क्या होता है कि हमारे पास होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके जलीय विलयन यानी H2 इसके साथ है, यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में अगर CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, कौन सी गैस, CO2, इट मीन्स कार्बन डाई गैस प्रवाहित की जाती है बच्चों, तो हमारे पास बनता है NaHCO3 और इसी को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देना, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है दोस्तों, Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हैं बच्चों, CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं। और तो CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। तो ये लिख देना है आपको। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास बेकिंग सोडे की निर्माण विधि को समझाई, तो आपको लिखना है कि, ध्यान देना, समझो, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। तो और उसके बाद आपको ये रिएक्शन लिख देना है, ठीक है ना, ये रिएक्शन आपको लिख देना है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि बेकिंग सोडे का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सही के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। लुईस के अनुसार, किसके अनुसार, लुईस के अनुसार अम्ल व सार को परिभाषित कीजिए। किसको, अम्ल व सार को क्या करना है बच्चों, परिभाषित करना है, परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, परिभाषित कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें आंसर कैसे देना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। लुईस के अनुसार अम्ल व सार को परिभाषित कीजिए, कैसे, ध्यान देना। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हमें पता है कि अम्ल, लुईस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं। वैसे बच्चों मैंने पूरा क्लास, पूरा इसके ऊपर पूरा वीडियो बना करके डाला हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अम्ल किसे कहते हैं लुईस के अनुसार, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं बच्चों, को ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहने वाले, उन्हें हम कहते हैं अम्ल। और वे पदार्थ, सार किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सार। बच्चों ध्यान देना, अम्ल किसे कहेंगे, लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाएंगे। सार किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, सार कहलाते हैं। अब इनको हम एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। से हमारे पास है BF3, है ना, BF3 है। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं बच्चों NH3 के साथ। अब यहाँ पर NH3 तो इसमें नाइट्रोजन के पास बच्चों एक लोन पेयर उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, लोन पेयर, यानी 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। तो अभी क्या होगा कि देखो यहाँ पर बच्चों अगर मोटे तौर पे अगर इसको समझा जाए तो जो बोरॉन होता है इसका अष्टक कंप्लीट नहीं होता है। तो ये जो बोरॉन है नाइट्रोजन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर लेगा, और लोन पेयर लेकर के देखो यहाँ पर दोनों आपस में सहसंयोजक बंध से आबद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब जो बोरॉन है वो नाइट्रोजन से लोन पेयर ले रहा है। अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म यानी बोरॉन जो है नाइट्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। इसका मतलब बोरॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करा, इसका मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले को अपन कहते हैं अम्ल, यानी ये होगा यहाँ पर अम्ल। और यहाँ पर नाइट्रोजन बच्चों क्या कर रहा है, लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, त्याग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, सार होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, सार। और ये यहाँ पर आपस में सहसंयोजक बंध से आबद्ध होते हैं, यानी BF3, इसको मैंने इस प्रकार से लिखा है NH3, ठीक है ना। तो यानी ये आपस में यहाँ पर सहसंयोजक बंध से आबद्ध हो जाते हैं। तो आपको बच्चों ये परिभाषा देने के बाद ये रिएक्शन लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं लिखते हो फिर आपके नंबर कट सकते हैं।
ठीक है। तो लुईस के अनुसार अम्ल व सार को परिभाषित कीजिए। तो ध्यान देना, अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं बच्चों? ग्रहण करते हैं, उन्हें हम अम्ल कहेंगे। और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं उन्हें क्या करने वाले हैं? सार कहते हैं। और इसको हम एक रिएक्शन के द्वारा समझा सकते हैं। ये आपको रिएक्शन लिखनी होगी यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लुईस के अनुसार अम्ल व सार किसे कहते हैं या इसको किस प्रकार से परिभाषित करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो दोस्तों हमने देखा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमने 3 क्वेश्चन देखे। पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि को समझाइए, तो हमने समझाया। दूसरा बेकिंग सोडा की निर्माण विधि को किस प्रकार से समझाना है, तो वो भी हमने बता दिया है। और लुईस के अनुसार अम्ल व सार को परिभाषित किस प्रकार से करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।